चलो अब देखते हैं हम लोग इधर, ध्यान दो, ध्यान देगा, सबसे इंपॉर्टेंट है ये। सबसे इंपॉर्टेंट है कंस्ट्रक्शनल डिटेल ऑफ ट्रांसफॉर्मर। कंस्ट्रक्शनल डिटेल ऑफ ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर का कंस्ट्रक्शनल डिटेल, ठीक ना। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो 16 नंबर में आएगा, ध्यान देना, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में ये है, ठीक है। अगर ये आता है तो 16 नंबर में आएगा। प्रिंसिपल ऑपरेशन देखे 8 नंबर में आने का संभावना है। ईएमएफ इक्वेशन देखे 8 नंबर में आने का संभावना, ठीक है। ये अकेले 16 नंबर में आएगा, लेकिन कभी कभी पगला करके क्या कहता है कि 8 नंबर में दे देता है। तो अगर 8 नंबर में देगा तो जितना भी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देंगे उसको संक्षिप्त में करके लिखना। मतलब कहने का मतलब है कि जितना नंबर के क्वेश्चन रहेगा उस हिसाब से हम लोग को लिखना है, ठीक ना। तो सबसे पहले तो इसके लिए तो इसका फिगर याद रखना बहुत जरूरी है। अगर इसका फिगर याद नहीं रहेगा, ठीक ना, तब इसके बारे में तुम कितनों लिखो तुमको नंबर नहीं मिलेगा। और अगर इसका फिगर याद है तुमको तो फिगरे बना देगा तो 5-6 नंबर ओपरे पर मिल जाएगा, है ना। क्योंकि उस एग्जामिनर को पता है कि लड़का फिगर बना दिया है, इतना कठिन चीज, इसका मतलब इसके बारे में कुछ याद जरूर होगा। बाकी वहाँ गलत सही कुछ लिखल रहेगा, तुमको नंबर मिलना तय है, ठीक ना। तो देखो फिगर के लिए सबसे पहले तो एक आयताकार बक्सा बनाएंगे, रेक्टेंगुलर बॉक्स, सीधे सीधे, और उसके अंदर में कोर और वाइंडिंग, इस तरह से तो हम लोग जब वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ते हैं तो ये वाला बनाए करते हैं, है ना। तो ये आयताकार बॉक्स बना दिए हैं, ठीक है। ये आयताकार बॉक्स को मान लो कि मुंडी है। अब मुंडी में कान लगा हुआ रहेगा कि नहीं लगा हुआ रहेगा, तो 2 कान निकाल दिए हैं, एगो इधर ईंट दिए हैं और एगो उधर ईंट दिए हैं, बात समझ आया। अब माथा में देखो चोटी भी बांध दी है चोटी बांध रहा है ना, इस लड़की को चोटी बांध दी है कि नहीं बांध दी है, ठीक है। तो ये 4 को बनाए हैं, 2 गो से आएगा 2 गो से जाएगा। जैसे यहाँ पर एगो बाइंडिंग हुआ, एगो बाइंडिंग इधर हुआ, तो 2 गो से आएगा भी बताएंगे, ठीक है। इसका काम क्या है इसके बारे में बताएंगे। तो पहले टैंक को याद रखो, फिर कान को याद रखो, चोटी को याद रखो, और इसको याद नहीं रखना, ये अपने आप याद हो जाएगा। तो देखो देखने में आसान लग रहा है कि नहीं लग रहा। अब मन में सोच के देखो तो तुमको आसान लग रहा होगा। एक टैंक बनाना है, 2 गो कान बना देना है, चोटी बना देना है, ठीक है। अब बाकी 2 गो को नहीं याद करना, जिसको नहीं याद करे बोल रहे हैं ना, दिमाग में वही वाला तुमको सबसे पहले याद होगा, ठीक है। तो चलो सब चीज के बारे में पहले समझ लेते हैं कि इतना जो फिगर, इतना कॉम्प्लिकेटेड फिगर दिख रहा है, इसमें कौन वाला क्या है। तो ई वाला को, ये जो आयताकार बॉक्स जैसा है, इसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मर का टैंक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मर का टैंक बोलते हैं। तो ई वाला मेरा हो गया ट्रांसफॉर्मर का टैंक, ठीक है। और ई वाला को हम लोग ट्रांसफॉर्मर का कोर बोलते हैं। ई वाला को ट्रांसफॉर्मर का कोर बोलते हैं। अभी सब के बारे में अच्छा से डिटेल में हम बताएंगे, ठीक ना। और एकरा पर जो ई वाला है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाइंडिंग बोलते हैं, वाइंडिंग बोलते हैं, ठीक ना। उसके बाद बूसिंग, देखो ई वाला, ई वाला, ई वाला, ई वाला को हम लोग क्या बोलेंगे, बूसिंग बोलेंगे, ठीक ना, बूसिंग बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद कूलिंग ट्यूब, जो कान बना हुआ है, उस कान को हम लोग क्या बोलेंगे, कूलिंग ट्यूब बोलेंगे, चाहे रेडिएटर भी बोलता है, लेकिन कूलिंग ट्यूब दिमाग में रखो। कंजर्वेटर, इसको बोला जाता है कंजर्वेटर। इस सिलेंडर जैसा होता है, ये किस तरह से होता है, सिलेंडर जैसा। तो आगे से देखेगा तो सर्कल जैसा ही दिखेगा, फ्रंट से देखेगा तो सर्कल जैसा दिखेगा नहीं, ठीक है। तो फ्रंट वाला ग्रिप केबल इसका बनाए थे, ठीक ना। तो उसको हम लोग कंजर्वेटर बोलेंगे। ब्रीदर, इसको बोला जाता है ब्रीदर, यहाँ से यहाँ जो पूरा कनेक्शन है वाला, इसको ब्रीदर बोलते हैं। उसके बाद बकौल रिले, ये वाला जो है, ठीक है, बकौल रिले है। ये डिटेल में पढ़ना है प्रोटेक्शन एंड स्विच गियर में, इसके बारे में बस खाली यहाँ पे नाम जानेंगे, थोड़ा सा इसका काम जानेंगे, ठीक ना। उसके बाद इसको बोलते हैं एक्सप्लोजन वेंट, इसको क्या बोलते हैं, एक्सप्लोजन वेंट बोलते हैं, ठीक ना। और ई वाला जो है, जो नीचे मतलब जिससे ट्रांसफार्मर को रखेगा तो बेस बना हुआ रहेगा ना कुछ, तो उसको हम लोग फुट या माउंटिंग बोलते हैं। तो
क्या बोलते हैं, फुट या माउंटिंग। तो चलो सब को पहचान लेगा ना कि कौन क्या है। तो चलो एक बार बोलो फटाफट, ई वाला क्या है, ई वाला टैंक हो गया, ठीक है। ई वाला क्या है, ई कोर हो गया, वेरी गुड। ई क्या है, वाइंडिंग है। ई वाला क्या है, बोलो, कूलिंग ट्यूब। हाँ बसिंग क्यों मतलब, अरे रे कूलिंग ट्यूब। अब तुम यहाँ से सीरियल नंबर से देखते चल रहा है क्या? ई वाला क्या, ई वाला बोलो, कंजर्वेटर। ई वाला क्या है, ब्रीदर। ई वाला क्या है, बुशिंग है। ये बुशिंग है, कौन सी है, बुशिंग है। ये क्या है, एक्सप्लोजन वेंट। फिर से बोलो, ये कौन सी है, ब्रीदर। ये कौन सी है, कंजर्वेटर। ये कौन सी है, कूलिंग ट्यूब है ना। ये वाला चारों कौन सी है, बुशिंग है। तो इस तरह से याद रखना होगा ना, यहाँ से देखते जा रहा है। अब हम बोलेंगे एक नंबर में टैंक लिख रहा है, हम बोलेंगे ये कौन सी है, तो तुम बोलेगा टैंक। लेकिन मतलब 14 जैसा रट रहा, समझना, देख के समझना कि कौन वाला कहाँ पे लगा है, ठीक ना। फिर से बोलो, कहीं से भी शुरू करो। ई वाला हो गया मेरा कंजर्वेटर, ई हो गया पूरा सेटअप, ब्रीदर हो गया, बकहोल रिले हो गया, कूलिंग ट्यूब हो गया, टैंक हो गया, बुशिंग हो गया, ठीक है, एक्सप्लोजन वेंट हो गया, कोर हो गया, वाइंडिंग हो गया, फुट माउंटिंग हो गया, है ना। अब हम लोग एक एक करके सब के बारे में समझते हैं। तो ये जो टैंक है ये बक्सा जैसा बनल है। अब बक्सा मन में कल्पना करो, बक्सा जैसा। डिजिटल बोर्ड तो है नहीं कि दिखा दें हम, ठीक है ना। मन में कल्पना करो कि बक्सा जैसा है। अब बक्सा के ऊपर वाला ढक्कन खोलेगा तो ओकरा में पूरा गड्ढा रहता है कि नहीं रहता, तो उसी तरह से एकरा में पूरा गड्ढा होगा। खोल के देखेगा तो पूरा गड्ढा होगा, और ओकर उस गड्ढा में तेल भरा हुआ रहता है, और वही तेलवा में पूरा डुबा देते हैं हम लोग। किसको, इसको। कोर और वाइंडिंग जो है ओकरे में पूरा डुबाया हुआ रहता है, ठीक ना। तो जो ट्रांसफार्मर का टैंक होता है वो तेल से भरल रहता है। किस तेल से, ट्रांसफार्मर ऑयल से। और उस तेल का नाम क्या है, नेफ्थलीन ऑयल। उसको कौन सी बोलते हैं, नेफ्थलीन ऑयल बोलते हैं, ठीक ना। ठीक है, नेफ्थलीन मटेरियल का बना हुआ रहता है, इसीलिए उसको नेफ्थलीन ऑयल बोलते हैं। और अगर नेफ्थलीन ऑयल नहीं बोले आ रहा तो ट्रांसफार्मर ऑयल बोल दो। तो जो टैंक है वह टैंक किस चीज से भरा हुआ रहता है, ट्रांसफार्मर के ऑयल से भरा हुआ रहता है। और ऑयल में कौन सी डुबाए रहते हैं, तो कोर और वाइंडिंग पूरा ओकरे में चपचपा के क्या करता है, डुबाया हुआ रहता है, ठीक ना। तो ओकरे में पूरा डुबा देते हैं एकरा। तो देखो एकरो में तेलवा आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा। जिसे पूरा डूबेगा तो सगरो डूबेगा ना, सगरो डूबेगा कि नहीं। लेकिन यहाँ पर दिखा नहीं रहे हैं खाली, ताकि फिगर देखने में मतलब अच्छा लगे, अपनी समझने में भी आए। अब यहाँ पर पूरा गंदा कर देंगे इसी से ना, तो फिर मजा नहीं आएगा समझने। लेकिन तेल इधर भी डूबेगा, सगरो डूबेगा, एकदम कोने कोने डूब जाएगा तेल। अब मन में यो सवाल आएगा कि तेल हम डालते कहाँ लगे, ट्रांसफार्मर में तेल कहाँ डालते हैं, तो उसके बारे में हम बताते हैं। लेकिन पहले एक चीज करके समझो कि ट्रांसफार्मर का टैंक हो गया। तो ट्रांसफार्मर का टैंक जो है वो तेल से भरा हुआ रहता है, और उसी टैंक के अंदर में कोर और वाइंडिंग रखा हुआ रहता है। तो अब मान लो कि तुमको टैंक के बारे में लिखना रहे, तो टैंक के बारे में नहीं लिख देगा, ठीक है। ट्रांसफार्मर का टैंक ऑयल से भरा हुआ रहता है, और उस टैंक के अंदर में तुम्हारा क्या रहता है, कोर और वाइंडिंग रहता है। इसी टैंक से तुम्हारा कूलिंग ट्यूब कनेक्टेड है, इसी टैंक पर एक्सप्लोजन वेंट है, इसी टैंक पर बुशिंग है, इसी टैंक पर कंजर्वेटर कनेक्टेड है, इसी टैंक से क्या फुट और माउंटिंग कनेक्टेड। बहुत सारा बात लिख सकता है। यह टैंक भी स्टील मटेरियल का बना होता है, ठीक है। लेकिन एक खास स्टील होता है। अच्छा, ये किस प्रकार का स्टील रहेगा, तो ये उस प्रकार का स्टील रहेगा जिसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ हाई रहे, है ना। मैकेनिकल स्ट्रेंथ क्या रहे, हाई रहे। ये नहीं कि कमजोर रहेगा ना, और बाहर रहेगा रखल, अंदर चलेगा गिर जाएगा, गिर के टूट जाएगा। तो ये मैकेनिकली क्या रहता है, बहुत स्ट्रॉन्ग। मतलब अगर लड़कन ढेला मारे, चाहे मतलब लकड़ी से मारे, तो भी टूटेगा नहीं। ये नहीं कि चदरा जैसा रहेगा, एक बार मारेंगे छेद हो जाएगा, भरभरा के तेल गिरे लगेगा, ऐसा नहीं रहता। बात समझ ना, ये पूरा एकदम स्ट्रॉन्ग रहता है, मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग रहता है, ताकि कोई मतलब पत्थर से भी मारे। क्या कि देखो भारत में तो ये आम बात है कि लड़कन निशाना लगावे लगी सीखता है ना। जैसे दूर से कहेगा कि चलो एकरा मार दे, एकरा तोड़ के देखते हैं टूटता है कि नहीं टूटता। और गलती से टैंक पर लग जाएगा, अगर ये कमजोर रहेगा तो छेद होकर तेल गिर जाएगा ना।
और तेल खत्म हो जाएगा तो इसका खेल खत्म हो जाएगा। तो ये मैकेनिकली क्या रहता है, स्ट्रॉन्ग रहता है। ठीक है, बताते चल रहे हैं, मन में इसका फंक्शन को दिमाग में बैठाते चलेगा। अब चलो हम लोग कोर के बारे में बात करते हैं। तो ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है वो लेमिनेटेड होता है। लेमिनेटेड का है कि मतलब पतला पतला होता है, बताइए किए थे कि पूरा मोटा नहीं रहता है, सॉलिड नहीं रहता है इस तरह से, है नहीं, पतला पतला स्टील का बना हुआ रहता है, पतला पतला बना रहता है। क्यों? लॉसेस को कम करने के लिए, हिस्टैरिसीस लॉस, एडी करंट लॉस को कम करने के लिए, सीधे सीधे बोलो लॉसेस को कम करने के लिए इसको हम लोग क्या करते हैं, लेमिनेटेड रखते हैं, है ना। लॉसेस के बारे में डिटेल में हम बताए हैं तुम लोग को, ठीक है। यहाँ पे खाली दिमाग में रखो कि लॉसेस को कम करने के लिए इसको सॉलिड बॉडी का नहीं बना करके लेमिनेटेड बॉडी का बनाते हैं, और हर एक लेमिनेशन दूसरे लेमिनेशन से वार्निश करके मतलब चिपकाया हुआ रहता है, और चिपकाने के प्रोसेस को कोर स्ट्रैगरिंग बोलते हैं, ठीक ना। तो ये बढ़िया से लेमिनेशन करके पतला पतला लेमिनेशन करके क्या रहता है, चिपकाया रहता है। और इसी के ऊपर में तुम्हारा क्या रहता, वाइंडिंग रहता है, इसी के ऊपर में वाइंडिंग रहता है। तो प्राइमरी वाइंडिंग रहेगा और सेकेंडरी वाइंडिंग रहेगा। देखो अब हम लोग जब थ्योरी पढ़ते हैं ना, तो थ्योरी में प्राइमरी वाइंडिंग को एक तरफ बनाते हैं, सेकेंडरी वाइंडिंग को एक तरफ बनाते हैं, इसी तरह से बनाते हैं ना। लेकिन प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर को जब खोल के देखेगा तो जेकरा पर प्राइमरी वाइंडिंग रखल है ओकरे पर सेकेंडरी वाइंडिंग, एक लेयर प्राइमरी एक लेयर सेकेंडरी, एक लेयर प्राइमरी एक लेयर सेकेंडरी, इस तरह से रखा हुआ रहता है। लेकिन हम समझने के लिए प्राइमरी अलग और सेकेंडरी अलग बनाए, जैसे हम लोग ऑपरेशन प्रिंसिपल समझते हैं उसी तरह से समझाने के लिए यहाँ बनाए। तो मान लो कि यह स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, तो इसमें से तार आएगा, देखो इसमें से तार आया और एकरा में लपटा गया, एकरा में लपटा गया, और लपटा के एकरा में निकल गया, मतलब एक इससे क्या आ रहा है, सप्लाई आ रहा है, ये दोनों से आ रहा है। अब ये दोनों से सप्लाई निकलेगा, तो इससे सप्लाई निकलेगा, इससे सप्लाई निकल गया, तो ये वाला जो तरवा आएगा ऐसे ऐसे लपटा गया, एकरा में लपटेला के बाद क्या हो गया, ऐसे निकल जाएगा। तो ये अगर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है तो बड़का वाला से इनपुट आएगा और छोटका वाला से आउटपुट जाएगा। अगर ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो छोटका वाला से इनपुट आएगा, बड़का वाला से आउटपुट जाएगा। बड़ा वाला को हाई बुशिंग बोलते हैं, एचटी बुशिंग, हाई टेंशन बुशिंग। टेंशन का मतलब यहाँ वोल्टेज समझो, हाई टेंशन बुशिंग है ना। और छोटका वाला को एलटी बुशिंग बोलते हैं, यानी कि लो टेंशन बुशिंग या लो वोल्टेज बुशिंग बोलते हैं। आई जो गोल गोल लगा है ना, ये पोर्सिलिन मटेरियल का काला काला देखना कि इस तरह से लगा हुआ रहता है, गौर करके देखना तो काला काला कर रहा रहता है, चीनी मिट्टी का रहता है, पोर्सिलिन रहता है, ठीक है। इसमें भी तेल भरल रहता है, ये ध्यान में रखना, एकरो में तेल भरल रहता है, ऐसा नहीं कि एकरो में तेल नहीं रहता है, क्योंकि कंडक्टर ओकरो में आ रहा, तरवा एकरे में ढोके आ रहा ना, तो ये चारों में भी क्या रहता, तेल भरल रहता है। बात समझ में आया। लेकिन प्रैक्टिकली जो होता है एकरे पर प्राइमरी भी रहेगा और एकरे पर सेकेंडरी भी रहेगा, एकरो पर प्राइमरी रहेगा, एकरो पर सेकेंडरी रहेगा। आई दोनों के बीच में इतना गैप नहीं रहता, एकदम ऐसे लगभग सटल, बात समझ रहा ना, एकदम लगभग क्या होगा, सटल रहता। लेकिन ये खाली समझने के लिए इस तरह से हम फिगर बनाए, ठीक है। तो चलो ये बात क्लियर हो गया यहाँ तक, है ना। कोर के बारे में समझ गया। कोर जो होता है ये तुम्हारा सॉलिड मटेरियल का नहीं होता है, लेमिनेटेड मटेरियल का होता है, ठीक है। और सिलिकॉन स्टील चाहे सीआरजीओ स्टील, आमतौर पे ट्रांसफार्मर का कोर किस मटेरियल से बनता है, ठीक है, सीआरजीओ स्टील से। सीआरजीओ स्टील का फुल फॉर्म भी बता चुके हैं तुम लोग को, है ना। और ये पतला पतला लेमिनेशन में रहता है, हर एक लेमिनेशन का वार्निशिंग किया हुआ रहता है, फिर उसको हम चिपका देते हैं। चिपकाने के प्रोसेस को कोर स्ट्रैगरिंग बोलते हैं। यहाँ जो वाइंडिंग है, यह वाइंडिंग कॉपर का भी बना हुआ रह सकता है, एल्यूमिनियम का भी बना हुआ रह सकता है। हर जगह हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि वाइंडिंग जो है कॉपर मटेरियल का भी बना सकते हैं और तुम्हारा एल्यूमिनियम मटेरियल का भी बना सकते हैं, ठीक ना। तो इसके बारे में समझ में आ गया। बुशिंग के बारे में भी समझ में आ गया। बुशिंग वन टर्मिनल हो गया, जब टर्मिनल से इनपुट आउटपुट आता जाता है उसको बुशिंग बोलते हैं, है ना। अगर लो वाला से इनपुट आ रहा है तो लो वोल्टेज बुशिंग हो गया, हाई वाला से आउटपुट जा रहा है तो हाई वोल्टेज बुशिंग हो गया। ये डिपेंड करता है ट्रांसफार्मर स्टेप अप के जैसा काम कर रहा है कि स्टेप डाउन के जैसा काम कर रहा है, ठीक है। चलो अब हम लोग कूलिंग ट्यूब के बारे में कर रहे हैं।
तो कूलिंग ट्यूब देखो, कूलिंग ट्यूब इसलिए लगाए हैं, ठीक है, कूलिंग ट्यूब इसलिए लगाए हैं ताकि तेल जो है ना और दूर तक जाए। जैसे मान लो टैंक यहाँ तक था, तो अगर यहीं तक तेल रहता, ठीक है, यहीं तक तेल रहता तो इसको उतना ठंडा ही नहीं कर पाता। कि ठंडा करता कैसे है ये भी हम बताएंगे। अभी हम पहले हर एक पार्ट के बारे में बता दे रहे हैं, फिर पूरा प्रोसेस के बारे में बताएंगे। तो ये ध्यान रखो कि कूलिंग ट्यूब जो है ट्रांसफार्मर को ठंडा करने में काम करता है। और ट्रांसफार्मर को कैसे ठंडा करता है अभी थोड़ा देर में हम बता रहे हैं, है ना। या तेल को और दूर तक लेकर के जाने का काम करता है, ठीक है, तेल के जो सर्कुलेशन है उसको और दूर तक बढ़ाने के काम करता है। कंजर्वेटर जो होता है, कंजर्वेटर में आधा कंजर्वेटर में तेल भरल रहता है, ठीक है, आधा का और ऊपर जो है आधा खाली रहता है। तो ये ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि तेल जब गर्म होता है ना तो फैलता है, अब फैलता है तो ऊपर नीचे होगा, है ना। और एकरा अगर पूरा कसकसा के भर देगा तब तो फिर फैल के जाएगा कहाँ, इसीलिए एकरा आधा हम लोग छोड़ देते हैं। अभी और बताएंगे इसके बारे में, ठीक ना। और फिर ब्रीदर जो है, जैसे देखो यहाँ पर खाली जगह है तो खाली जगह में हवा होगा कि नहीं होगा, और हवा में नमी भी आ सकता है। नमी अगर आ जाएगा तो तेल का खेल खत्म हो जाएगा। इसलिए इसके अंदर में जो नमी है उस नमी को सोखने के लिए, मतलब हवा में जो नमी है उस नमी को सोख ले, मॉइस्चर को सोख ले, उसके लिए ब्रीदर लगा होगा। अब ब्रीदर के अंदर में सिलिका जेल होता है, ब्रीदर के अंदर में सिलिका जेल होता है। वह सिलिका जेल ही क्या करता है कि हवा से मतलब मॉइस्चर को सोखता है। तो सोखने से पहले इसका रंग ब्लू कलर का रहता है, ठीक है, सोखने से पहले ही ब्लू कलर का रहता है। और जैसे जैसे सोखते जाएगा वैसे वैसे धीरे धीरे वायोलेट कलर का होता है। और फिर एकदम पूरा सोख लिया, एकदम ही खराब हो गया सोखते सोखते, फिर ये पिंक कलर का हो जाता है। तो इसके अंदर में जो तुम्हारा सिलिका जेल भरल रहता है वो शुरू में ब्लू कलर का रहेगा और ढेर दिन तक काम करने के बाद किस कलर का आ जाएगा? पिंक कलर का। यानी कि 100% पिंक हो गया, इसका मतलब इसको चेंज करना पड़ेगा तुमको। और नीचे यहाँ पर देखो एक तो ये लगा रहता है, इसका काम है कौची सोखना, तेल पानी सोख, मॉइस्चर सोखना। लेकिन धूलकण को तो नहीं सोखेगा, और धूलकण को नहीं सोखेगा तो ये खराब होगा ना, धूलकण चलते चल जाएगा। हवा में धूलकण भी तो है, तो धूलकण को सोखने के लिए यहाँ पर एक अलग से डिवाइस लगाया हुआ रहता है, ठीक ना। तो इसके बारे में हो गया। उसके बाद तुम्हारा बकोज रिले। बकोज रिले अंदर में अगर कोई फॉल्ट हुआ, चाहे इंसुलेशन खराब हो जाए, तेल ज्यादा गर्म हो जाए, ठीक है, वाइंडिंग जल जाए, कोई भी फॉल्ट अगर होता है, उस फॉल्ट के होने पर बकोज रिले एक अलार्म सिग्नल का काम करता है। वो सिग्नल देने लगता है कि अंदर में कुछ गड़बड़ी हो रहा है या होने वाला है। तो ये एक तरह से सिग्नल देने का काम करता है। बाकी इसके बारे में डिटेल में बकोज रिले प्रोटेक्शन एंड स्विच गियर में हम लोग को पढ़ना, ठीक है। बस ये जान लो कि इंटरनल फॉल्ट से ही प्रोटेक्ट करने का काम करता है। एक्सप्लोजन वेंट जो है, इसके अंदर में ज्यादा गैस बन गया तो उस गैस को बाहर निकालने के लिए यहाँ पे एक्सप्लोजन वेंट लगा। तो हर एक पार्ट के बारे में बोल दिए। और लास्ट में तुम्हारा है फुट या माउंटिंग। लास्ट में है तुम्हारा फुट या माउंटिंग है, ठीक ना, फुट या माउंटिंग है। तो ये जो सपोर्ट हो गया जेकरा को बेसमेंट पे हम रखेंगे उसको फुट या माउंटिंग बोलते हैं। तो चलो हर पार्ट के बारे में सुन लिया, अब इसके अंदर का हर प्रोसेस को अच्छे से समझते हैं। यहाँ तक सब पार्ट के बारे में बताएं। टैंक के बारे में क्या बताएं, दिमाग में है ना। कोर के बारे में क्या बताएं, वाइंडिंग के बारे में क्या बताएं, बुशिंग के बारे में क्या बताएं, कंजर्वेटर के बारे में क्या बताएं, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा ब्रीदर के बारे में क्या बताएं, एक्सप्लोजन वेंट के बारे में क्या बताएं, और तुम्हारा बकोज रिले के बारे में क्या, माउंटिंग के बारे में क्या बताएं, ये सब बात बताएं। अब देखो इसको पूरा एक साथ में रिलेट करने का काम करते हैं। हर एक पार्ट्स को अलग अलग तो समझा दिए, अब इसको हम रिलेट करते हैं। देखो जैसे मान लो कि इसमें इनपुट आया, इसमें इनपुट आएगा वाइंडिंग में, ध्यान से सुनना, वाइंडिंग में इनपुट आया है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा, म्यूचुअल इंडक्शन होगा, एकरा में वोल्टेज पैदा होगा, आ इधर बाहर जाएगा, एकरा में लोड इधर लगा हुआ रहेगा। इस तरह से इस वाइंडिंग में भी करंट होगा और इस वाइंडिंग में भी करंट होगा कि नहीं होगा? दोनों वाइंडिंग में करंट होगा ना, दोनों वाइंडिंग में करंट होगा। तो ये वाइंडिंग में करंट होने के कारण इस वाइंडिंग में रेजिस्टेंस भी है, वाइंडिंग में करंट है, तो I स्क्वायर R हीट पैदा होगा कि नहीं होगा? पावर होगा ना, पावर से एनर्जी होगा, एनर्जी से हीट पैदा होगा। तो ई वाला वाइंडिंग गरमाएगा और ई वाला वाइंडिंग भी क्या होगा? गरमाएगा। और तनी मानी नहीं गरमाता है,
बहुत ज्यादा गर्मा जाता है, इतना ज्यादा गर्मा जाता है कि अपने आप को ही जला लेगा। तो अगर सोच के देखो उतना गर्मा रहा है और ओकरा तुम ठंडा नहीं करेगा तब तो बार बार जल ही जाएगा ना। तो हम लोग चाहते हैं कि ट्रांसफॉर्मर जो बार बार गर्मा रहा है, जितना देरी तक ये ऑपरेशन में रहेगा उतना देरी तक गर्माएगा। तो गर्मा किसके कारण रहा है? हीट के कारण। तो इस वाइंडिंग के द्वारा जो हीट पैदा किया गया उस हीट को वाइंडिंग से हमको क्या करना है? बाहर निकालना है। तो एकरा में हम तेल डाल दिए। तेलवा क्या करता है कि जो वाइंडिंग के द्वारा हीट पैदा होता है ना, उस हीट को सोखने का काम करता है। मतलब वाइंडिंग में जो हीट पैदा हो रहा है वो धीरे धीरे केकरा में जा रहा है? तेल में। यानी कि वाइंडिंगवा तो पहले गर्म होवे किया और उसके गर्म होने के कारण फिर तेल गर्म होने लगेगा। तो यानी कि तेल गर्म हो रहा है का मतलब वाइंडिंग ठंडा हो रहा है, क्योंकि तेलवे वाला ना ओकरा में जा रहा है, सॉरी मतलब वाइंडिंग वाला ना तेल में जा रहा है। वाइंडिंग अगर पहले गर्म था अब तेल गर्म हो रहा है, एकर मतलब वाइंडिंग ठंडा हो रहा होगा और तेल गर्म हो रहा होगा, क्योंकि वाइंडिंग वाला ही हीट तेल में जा रहा है। तो इन लोग इतना हीट पैदा करता है ना कि एकरो पूरा गर्म कर देता है। तो एकरो पूरा गर्म कर देता है तो इसको और ठंडा करने के लिए और दूर तक भेजने के लिए हम लोग इसमें कूलिंग ट्यूब लगाते हैं। कोई कोई में तो पंखो लगा हुआ रहता है, कोई कोई में पंखा भी लगाया हुआ रहता है। मतलब किसी तरह से इसको हमको ठंडा करना और ठंडा करने के लिए तेल का जरूरत पड़ रहा है। जैसी गर्माया वैसी ठंडा करने के लिए क्या हो रहा? तेल का जरूरत पड़ रहा है ना। तुम लोग भी गर्माता है तो तेल लगाता है कि नहीं लगाता? नवरत्न लगाता है ना, ठीक है। कड़वा तेल लगाता, कड़वा तेल लगाता है, ठीक है। अब जैसे ठंडा हो के मन वैसे ठंडा हो गई तो तुम लोग पर डिपेंड कर रहा है, ठीक ना। कि कड़वा तेल लगा के ठंडा हो रहा कि नवरत्न तेल कि हिमगंगे। तो ये दोनों जैसी गर्म आया, गर्म ठंडा करने के लिए तेल आया, तेल को और दूर तक फैलाने के लिए हम लोग ये किए हुए। अब देखो क्योंकि तेल गर्म हो रहा तो तेल गर्म होते होते जलता भी है। तेल गौर करना, सब्जी भूनता है ना, तो सब्जी भूनता है तो उस समय तेल जब गर्म होता है तो कुछ स्मेल टाइप का आता है। जो स्मेल रहता है उसको हम गैस बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? कहा कि तेल गर्म हुआ तो तेल जला जिसके कारण गैस पैदा हुआ। तो कहने का मतलब है कि यह तेल भी गर्म हो रहा है, गर्म हो रहा है और गर्म होने के साथ साथ वो जल रहा और जल रहा है का मतलब धीरे धीरे ओकरा में गैस भर रहा। अगर जरूरत से ज्यादा गैस एकरा में भरे लगेगा तो ई वाला काम करेगा। अब मान लो कि वाला अलार्म दे देगा कि अरे एकरा में ढेर मानी गैस हो गया है, उसको बाहर निकालना चाहिए। क्योंकि क्या लगेगा? अलार्म नहीं है, कहाँ करे लगेगा, ठीक ना। अगर मान लो कि ये अलार्म नहीं दिया और इसके अंदर में पूरा गैस भर गया, ठीक है, तो यह गैस अंदर में गैस जैसे जैसे भरेगा वैसे वैसे अंदर का प्रेशर बढ़ेगा ना। तो यहाँ पर जो इसका मुंह है नहीं अपने आप फट जाता है, पतला झिल्ली जैसा होता है। एल्यूमिनियम का फॉयल रहता है, इसका मुंह पे जो है एल्यूमिनियम का फॉयल रहता है, पतला झिल्ली जैसा यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। तो बोलेगा कि सर यहाँ झिल्ली कहाँ लगा रहे हैं सर, इसको ऐसे खोल ले रहिएगा, गैस बढ़े नहीं करेगा, आराम से गैस ऐसे करके निकलते रहेगा। लेकिन सोच के देखो अगर ये खुला रहेगा तो लइकन डंडा ठुका के ओकरा में ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाएगा, चाहे लइकन ओकरे में निशाना मारेगा, फिर देखते हैं कि ढेलवा डूबता है कि नहीं डूबता। चाहे बरसात के पानी झटास मारेगा तो एकरा में डूबेगा ना। तो पानी सोचो तो अगर ये खुला रहेगा पानी डूबते जाएगा तो पता चलेगा कि एकरा में तेल कम और पानी ज्यादा हो गया। अब तेल में अगर पानी होगा तो पूरा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा भैया। ट्रांसफॉर्मर उड़ने का बहुत सारा कारण है, ओकरा में से एक कारण इहो हो सकता है। मतलब हम ये बता रहे हैं कि यहाँ पर ये खुला काहे नहीं रहता, खुला रहेगा तो लेकर निशाना लगाएगा, नंबर 1 बरसात के पानी एकरा में ढुकेगा तो तेल का जो इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी है वो कंडक्टिंग प्रॉपर्टी में बदलने लगेगा धीरे धीरे ड्यू टू पानी, है ना, पानी आवे के कारण। तुम सोचो ना यहाँ हवा है, उस हवा में नमी को सुखाने के लिए हम यहाँ उपाय लगल हैं और तू एकरा में पानी आवे देगा तो समझ रहा हालत खराब हो जाएगी नहीं। अब देखो अब हम लोग क्या करते हैं कि तेल गर्म हुआ, अंदर में गैस पैदा हुआ, उस गैस को रिलीज करने के लिए लगा हुआ है। अगर ये पहले अगर जवाब दे देगा तो ठीक है,
अब जब गर्म तेल होता है वो फैलता है। गर्म तेल का प्रॉपर्टी है क्या कि फैलता, तो फैलेगा तो ऊपरे मुँह जाएगा ना। तो अगर एकरा में तुम कसकसा के भरले रहेगा तो ऊपरे मुँह कहाँ जाएगा, तो टैंक को उड़ा देगा ना। तो इसीलिए हम लोग लगे हैं कंजर्वेटर। और कंजर्वेटर में भी तनी मानी तेल रखे हुए हैं आधा, क्योंकि तेल बार बार गर्म हो रहा है, ये हो रहा है, जल रहा, तो जलने के कारण कुछ तेल गाद बन के एकरा में बैठने लगेगा। जैसे गाड़ी में मोबिल डलाता है, शुरू में एक डिब्बा मोबिल डलाता है, 6 महीना चलाने के बाद जब निकालेगा तो एक डिब्बा निकलता है, तनी मानी एक आध चूरू निकलता है। काहे निकलता है, क्योंकि आधा तो जल के वो गाद बन गई, बस हो रहा ना। तो इहो तेल बार बार जल रहा होगा ना, तो बार बार जल रहा है, तो एकरे में से तनी मानी एकरा में आता है। आ एक लेयर के बाद जब आ जाता है तो फिर से एकरा में तेल भरते हैं। तो तेल भरते कहाँ से हैं, ट्रांसफार्मर के टैंक में तेल कहाँ से भरेंगे, तो इसी में ऊपर में एगो भाग हो रहा है। अब ऐसा थोड़े है, ठीक ना, कि पूरा हटा करके यहाँ से ही भरेंगे, एकरे में रहते हैं, एकरा में भरते हैं, एकरा से होते हुए एकरा में आ जाता है। अब फिर जब मान लो कि इसको निकालना था, ट्रांसफार्मर को उलट देगा ऐसे करके, ऐसे नहीं करेगा, या दो आदमी पकड़ के ऐसे नहीं करेगा, नीचे में एक आध गो मतलब भाल्व दिया हुआ रहता है, ढक्कन जैसे, इसको खोल दो, कैसे मोबिल पलटी करता है उस समय तेल रहता है, निकाल दो, आराम से निकल जाता है ना। तो तुम्हारा यहाँ पर ये आधा भरा हुआ रहता है, चूंकि हवा यहाँ पे आधा है, उस हवा को सोखने के लिए यहाँ पर हम लोग ब्रीदर का प्रयोग करते हैं। बात समझ में आ गया, ठीक है, सबका काम समझ में आ गया। कौन कौन पार्ट्स इसमें है एक बार बोलो, कौन कौन पार्ट्स है एक बार इसमें बोलेगा, इसके अंदर में कौन कौन पार्ट्स है एक बार बताएगा तुम लोग, बोलो एक बार। कौन सी है, टैंक, ये कौन सी है, कोर, वेरी गुड, ये कौन सी है, वाइंडिंग, ये कौन सी है, ये कौन सी है, एक्सप्लोजन वेंट, ठीक है, ये सब कौन सी है, बुशिंग है, ये सब कौन सी है, बुशिंग है। बड़ा वाला को क्या बोलेंगे, हाई वोल्टेज बुशिंग, छोटा वाला को लो वोल्टेज बुशिंग, चाहे बड़ा वाला को एचटी बुशिंग भी बोलते हैं, हाई टेंशन। टेंशन का है कि मतलब यहाँ पर वोल्टेज है, ठीक ना। फिर ई वाला कौन सी है, बकोज रिले है, ई वाला कौन सी है, कंजर्वेटर, इसको कौन सी बोलते हैं, कंजर्वेटर। ये गोल रहेगा कि सिलेंडर जैसा रहेगा, सिलेंडर जैसा रहेगा। और ई कौन सी है, ब्रीदर है, एकरा में कौन सी भरल है, एकरा में सिलिका जेल। सिलिका जेल खराब होने से पहले कैसन रंग का रहता है, ब्लू रंग के, और एकदम खराब हो जाता है तब, खराब होने का मतलब क्या हुआ, नमी को सोख लेना, ठीक है। और ये वाला तुम्हारा क्या होगा, नीचे वाला फुट या माउंटिंग जो सपोर्ट है, जिस पे हम लोग उसको रखते हैं और नट बोल्ट से कस देते हैं, ठीक ना। तो चलो इस प्रकार से ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन भी क्लियर हो गया, प्रिंसिपल ऑपरेशन भी क्लियर हो गया, ईएमएफ इक्वेशन भी क्लियर हो गया, तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लियर हो गया। कल हम लोग देखेंगे, ठीक है, आइडियल ट्रांसफार्मर का हम लोग देख लेंगे, ठीक है, फेजर डायग्राम देख लेंगे, ठीक ना।